एक स्प्रिंग दिखाया था जिसका एक ग्राफ है। इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास 0.4 मीटर, और जब आप इसके साथ 2.5 न्यूटन का वेट अटैच करते हैं तो उसकी न्यू लेंथ हो जाती है 0.72 मीटर। आदि आवाज ऐसा लो, आदि आवाज ऐसा लो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, आओ, काम कर लिया करो जी। तो 0.4 जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ है। व्हेन 2.5 न्यूटन वेट इज अटैच, इस न्यू लेंथ बिकम्स 0.72 मीटर। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? A block of weight 2.5 Newton is then attached with the spring. The block is then released and being moved down at one instant. The block is continues to moving down. The spring has the length of 0.72 meter as shown in this diagram. Assuming that the air resistance and the mass of spring both are negligible. स्प्रिंग का मास और एयर रेजिस्टेंस को आपने निग्लेक्ट कर दिया है, तो आपसे बोलता है for the change of the length of the spring from 0.4 मीटर to 0.72 मीटर, यानी कि 0.4 मीटर से 0.72 मीटर तक जब लेंथ चेंज होती है, use figure 3.1 show that increase in elastic potential energy of a spring is 0.64। पहले पार्ट में आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ करनी है 0.64। दूसरे पार्ट के अंदर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब आपने वेट अटैच किया था 2.5 न्यूटन का डिक्रीज की फॉर्म में। और थर्ड पार्ट के अंदर आपसे पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो अगर आपके पास ग्राफ के ऊपर आप जाते हो तो फिगर 6.3.1 को यूज करते हुए सबसे पहले आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्रूफ करनी थी 0.64 जूल्स। 0.64 जूल्स प्रूफ करनी है। मैं ग्राफ पे वापस जाता हूँ, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को व्यू करते हुए आपने जी, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा करूं तो आपने प्रूफ करना है कि इस ग्राफ के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी 0.64 जूल के। ये बात आपने शो करनी है। क्या शो करना है आपने? यहाँ पे लिख देता हूँ शो दैट। ग्राफ में थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ ताकि मैं बस लिखने की स्पेस आ जाए। ये ग्राफ है, तो पहले पार्ट में आपने शो करना था, क्या शो करना था? शो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.64 जूल्स। तो अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो इसको शो करने के लिए आपके पास बताऊं मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखे थे, काफी बात है। मैं तो नीचे था अभी कैरेज को बनाऊंगा तो ग्राफ की जरूरत मुझे रेंज को जाना होता है। 2-3 मार्क्स कटेंगे बस, 2-3 मार्क्स होते हैं। एक आध मार्क्स पर कटेगा। जी, तो इसका मतलब होगा आपके पास एक्सटेंशन जो गिवन थी 0। अब आपको सबसे पहले एनर्जी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एनर्जी के दो फॉर्मूले होते थे। एनर्जी का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था हाफ एफ एक्स, और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट आई विल चूज दिस फॉर्मूला क्योंकि ग्राफ इज फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ है। तो अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो तो एनर्जी निकालने के लिए आप यूज करोगे हाफ एफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ फोर्स। आपके पास ग्राफ जो टच कर रहा है इस पॉइंट को टच कर रहा है। इस पॉइंट पे आपकी लेंथ एक्सटेंशन तो आ रही है 0.35। इस पॉइंट पे आपके पास एक्सटेंशन कितनी होगी, फोर्स कितनी होगी, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये लाइन जाके टच कर रही है किस पे? 4.4 पे, क्योंकि 4 से लेके 5 के दरमियान 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इसका मतलब होगा ईच स्मॉल बॉक्स जो बराबर होगा, ये स्मॉल बॉक्स जो बराबर होगा वो 0.2 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 4 था, 4 के बाद 4.2 देन 4.4।
तो इसका मतलब लिखेंगे फोर्स की वैल्यू हो गई 4.4 और एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास 0.35। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू हाफ फोर्स की जगह 4.4 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो रुको मैं तुम्हारी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड, न्यू शेयर स्क्रीन शेयर्ड, ताकि मैं अपना कैलकुलेटर ऑन कर सकूँ। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करता हूँ तो बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करता हूँ तो फिर आपके पास तो 0.5 1/2 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.4 4.4 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.77। 0.77 तो गलत आंसर है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.4 इंटू 0.35, हाफ एफ ई, इस ग्राफ का एरिया 0.77 आ रहा है। और आपने प्रूफ क्या करना था, आपने कितना प्रूफ करना था, 0.64 प्रूफ करना था। अच्छा, मुझसे गलती हुई है। एग्जामिनर ने कहा था आपके पास एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, 0.4 से लेके 0.32 तक। सही है, फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं, आई हैव डन रॉन्ग। 0.32 और 4 क्या चीज़ थी। सही है, पहले आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब देखें, अगर मैंने सवाल बगैर देखे पढ़ा था तो मुझसे गलती हुई है। एग्जामिनर ने कहा था ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसने आपको एक्सटेंशन बता दी थी कहाँ से कहाँ तक। एक्सटेंशन जब हो रही है 0.4 से 0.72 तक, तो एक्सटेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.72 माइनस 0.4, तो ये एक्सटेंशन होगी 0.32। इसका मतलब होगा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सटेंशन 0.32 पे फोर्स कितनी थी वो लगाओ, या E इज इक्वल्स टू हाफ के ई स्क्वायर। के निकालने के लिए ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, तो फोर्स आपके पास आ रही थी 4.4 और एक्सटेंशन थी 0.35। तो जब 4.4 को 0.35 से डिवाइड करेंगे तो पहले के निकलेगा, और के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4.4 4.4 डिवाइडेड बाय 0.35, तो आपका के जो आ रहा है वो आ गया 12 तो के निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा 12.57 इज द वैल्यू ऑफ के। नाउ यू कैन अप्लाई ई इज इक्वल्स टू हाफ के की जगह 12.57 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन की जगह था 0.32 का स्क्वायर, या जो एक क्लास ने किया था कि 0.32 के ऊपर फोर्स देख लो। 0.32 के ऊपर फोर्स कैसे निकालोगे, ये देखें, ये 0.3 है और ये 0.32 होगा। तो 0.32 पे आपके पास फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ग्राफ से। या तो इसको सॉल्व कर लो जो मैं नीचे किया है, या 0.32 के ऊपर फोर्स मार्क करो, ये 0.32 आ गया। तो 0.32 पे फोर्स जो आ रही है वो 4 आ रही है, बिल्कुल सही था क्लास। तो फिर आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इसका सेकंड मेथड क्या है, और दो मेथड हैं, या तो इस पूरे को सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है, या ग्राफ की मदद से, जब एक्सटेंशन 0.32 थी तो ग्राफ से पता चला फोर्स आ रही है 4 न्यूटन की। ये कहाँ से पता चला, ग्राफ से। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ एफ ई, तो हाफ लिखोगे फोर्स की जगह 4 और एक्सटेंशन की जगह 0.32। दोनों तरीके से सॉल्व करो, देखो सेम आंसर आ रहा होगा। तो पहले मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.32 करूं तो मेरा आंसर आ रहा है आपके पास 0.64।
और अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता तो फिर मैं क्या करता, आपके पास 0.5, 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 12.57 मल्टीप्लाई बाय 0.32 का स्क्वायर, तो मेरा जो आंसर आता वो भी 0.64 आता। तो इधर से भी आंसर 0.64 आ रहा है और इधर से भी आंसर 0.64 आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था आपके पास, जी सेकंड पार्ट क्या था इसी का, इसी का सेकंड पार्ट था आपके पास, थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ। कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ऑफ वेट 2.5 न्यूटन। अब इसका मतलब होगा ब्लॉक नीचे गया है, तो जब वो नीचे जाएगा तो उसकी जीपी डिक्रीज हो रही होगी। तो जीपी निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था एमजीएच। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था जीपी निकालने का? जीपी निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बराबर होती थी एम जी एच। एम जी इज द वेट, और वेट गिवन है 2.5। हाइट, हाइट आपके पास कितनी डिक्रीज हुई है? 0.4 से 0.72 से डिक्रीज हो गया 0.4 हो गई, तो इसका मतलब बनेगा 0.32। तो जब 2.5 को 0.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास चेंज इन जीपी आ जाएगा। तो 2.5 टाइम्स 0.32, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.8। तो चेंज इन जीपी आ गया 0.8 का। तो 0.8 जूल्स इज द वैल्यू ऑफ जीपीई। तो जी क्यों नहीं डाला? डाला तो है एमजी। एमजी क्या चीज है? अच्छा एमजी इज वेट वेट डाला। और वेट इज 2.5। मैंने मास थोड़ी निकाला। क्या एक्सटेंशन होगी ना, क्या केस में एच एक्सटेंशन होगी ना, हाँ एक्स एक्सटेंशन है। चेंज इन एक्सटेंशन जो है यहाँ पे वो एच के बराबर है, और एम जी की जगह मैंने वेट डाल दिया, वेट गिवन था 2.5। ये देखें, ये 2.5 जो वेट है, और वेट का अपना फॉर्मूला होता था एम जी। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर आपसे पूछता है। सर एक बात बताएं, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर आपके पास स्प्रिंग के जब किसी स्प्रिंग के साथ वेट अटैच करेंगे और वेट अटैच करेंगे तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। तो जब एक्सटेंड होगी तो अर्थ के करीब जा रही होगी, तो इसका मतलब होगा जीपी कम हो रही होगी। और जब स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो इसका मतलब होगा स्प्रिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। तो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा होगा तो जीपी बढ़ रही होगी, नीचे आते वक्त जीपी कम हो रही होती है। जब स्प्रिंग ऑसिलेट करता है तो अपनी मीन से जितना नीचे आएगा, जीपी एक्चुअल में आपके पास डिक्रीज हो रही होगी मैग्नीट्यूड वाइज, और जब मीन से ऊपर जा रहा होगा तो जीपी बढ़ रही होगी। ये कॉन्सेप्ट था। हाँ उमर, तुम क्या कह रहे थे? क्या चीज दिखा दूं मैं तुम्हें? ग्राफ दिखा दूं? एक सेकंड, क्या सर? एक सेकंड, ग्राफ देखना दिखा दें? अच्छा ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये था ग्राफ, ये देखो। तो जो इखलाफ ने किया था 0.32 पे फोर्स निकाली थी, तो 0.32 का जो पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये रहा 0.32। तो इसके ऊपर जो फोर्स बन रही थी वो फोर्स अप्रोक्सीमेट 4 बन रही थी, ये देखें। या तो ग्राफ से कर लें, मुझसे पहले पार्ट में गलती हुई थी कि मैंने पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दिया था। पूरे ग्राफ के एरिया नहीं पूछा था, उसने कहा था जब एक्सटेंशन 0.32 हो, जब आपने इलास्टिक पोटेंशियल निकालनी थी। अगर 0.35 पे पूछता तो फिर आंसर आता 0.77, जो मेरा आंसर आ रहा था। सर यहाँ 2.5 पर तो 0.2 है, क्या 2.5 पे? 2.5 क्या है? 2.5 पे क्या है? 0.2 है। हाँ सही कह रहे हो। तो अगर तुम स्प्रिंग कांस्टेंट से करना चाहते हो तो तुमको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ना। एक पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट कोई सा भी चूज कर लो। मगर एग्जामिनर ने एक्सटेंशन बताई थी 0.32।
तुम एक गलती कर रहे हो उमर। तुम पता है क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो आपके पास, देखिए लिसन, जब आपने वेट को 2.5 अटैच किया था, वेट 2.5 अटैच होने पे तुम ये समझ रहे हो कि एक्सटेंशन जो है वो आपके पास 0.2 मीटर है। ऐसा नहीं है। उसने डायग्राम नीचे गिवन है, डायग्राम देखो गौर से। उसने डायग्राम के अंदर आपके पास बताया है कि जब 2.5 न्यूटन का वेट अटैच होता है तो इसकी न्यू लेंथ कितनी हो जाती है? 0.32। और ओरिजिनल लेंथ थी 0.42। तो तुम ये समझ रहे हो शायद कि 2.5 न्यूटन के ऊपर ग्राफ से देखते हुए कि 2.5 न्यूटन पे एक्सटेंशन जो आ रही है वो 0.2 आ रही है। 2.5 न्यूटन पे एक्सटेंशन जो आ रही है वो ये आ रही है, ये देखें। ये ग्राफ जो उसने दिया वो इसलिए दिया है ताकि बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सके, या आपके पास 0.32 के ऊपर फोर्स चेक कर सके। तो 0.32 के ऊपर जो फोर्स आ रही थी वो 4 न्यूटन आ रही थी। 2.5 न्यूटन का वेट उसने अटैच किया था। दो करने के मेथड है इसको। तो 0.32 में से जब मैं 0.4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.372 में से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.32 आ जाएगी। तो 0.32 के ऊपर आपने देखनी है फोर्स कितनी है। या ये ग्राफ इसलिए गिवन है कि आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालो। इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, विच इज द वैल्यू ऑफ के। तो आप फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, E इज इक्वल्स टू हाफ के ई स्क्वायर। के की वैल्यू कांस्टेंट है जैसे मैंने किया है, 12.5 थी के की वैल्यू, 12.57 के। और एक्सटेंशन कितनी बता दी थी उसने? 0.32 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ये कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा अच्छा मेथड ये है कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो और उसके बाद किसी भी एक्सटेंशन पे, भाई पूरा सवाल ये रहा। ये आपके पास ग्राफ है, ये आपको ग्राफ गिवन है। नीचे आपके पास दो स्प्रिंग्स दिखाएं, एक दफा लोडिंग के साथ, एक दफा विदाउट लोड। विदाउट लोड इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 0.4। जब आपने लोड अटैच किया तो इसकी लेंथ हो गई 0.72। कितनी हो गई? 0.72 हो गई। तो इसका मतलब है ये पूरा सवाल था। अब देखें पूरी स्टोरी चल रही है। पढ़ लो सवाल। रेफरेंस लिखा हुआ है जून 1921। ब्लॉक गिवन था, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की गई थी, स्प्रिंग का मास इग्नोर किया गया था। बोलते थे फिगर को यूज करते हुए इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताएं स्प्रिंग की। 0.64 होगी अगर एक्सटेंशन आपके पास 0.32 हो। तो आपने पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला और हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दिया। या जो लॉजिक इखलास ने लगाई थी वो बहुत स्मार्ट लॉजिक थी। इखलास ने एक्चुअल में एक्सटेंशन ग्राफ से देगी 0.32, गिवन एक्सटेंशन 0.72 माइनस 0.4, तो 0.32। तो इखलास ने एक्सटेंशन पे 0.32 पे देखी कितनी फोर्स लग रही है, वो फोर्स लग रही थी 4। तो हाफ एफ ई लगा दिया, आ गया आंसर। तो पहले पार्ट में आपने क्या निकालना था? इलास्टिक पोटेंशियल निकालनी थी। दूसरे पार्ट के अंदर आपने, दूसरे पार्ट में आपने निकालनी थी जीपी। तो जीपी आपके पास आ गई 0.8 और इसका आंसर कितना आया था? 0.64। अब अगले पार्ट में पूछता है यूज द इंफॉर्मेशन ए फर्स्ट पार्ट एंड द ए सेकंड पार्ट डिटरमाइन द एट द इंस्टेंट व्हेन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 0.72, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? स्प्रिंग में दो एनर्जी है। एक एनर्जी आपके पास कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया था इंक्रीज का। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? डिक्रीज का। तो इसका मतलब होगा अगर एक इंक्रीज हो रही होगी दूसरी डिक्रीज, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीपी। ये माइनस क्यों आ रहा है ये बात सोचिए आपने। क्योंकि जीपी में चेंज नेगेटिव हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। तो इसका इलास्टिक पोटेंशियल की वैल्यू आई थी आपके पास, सॉरी उल्टा क्या किया हूं मैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो जीपी की वैल्यू जो थी आपके पास थी, जीपी की वैल्यू आपके पास आई थी, ग्रेटर है जीपी 0.8 माइनस इलास्टिक पोटेंशियल कितनी आ रही थी आपके पास? 0.64। तो जब आप इन दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो 0.8 माइनस 0.64, तो इसका मतलब बन जाएगा
सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मसला आया था, राइट। जी अब आपके पास कहाँ था, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जी ये सवाल था, स्क्रीन हुई शेयर, एक सेकेंड। हाँ स्क्रीन शेयर हो गई है। जी इखलास साहब, हाँ मैं बात कर रहा था कि जब ये टॉप पे होगा तो इसकी जीपी होगी मैक्सिमम, जब ये एक्सपेंड होकर नीचे जाएगा तो इसकी जीपी हो जाएगी मिनिमम। इसका मतलब होगा जीपी का जो चेंज होगा वो एक्चुअल में बराबर किसके होगा, जीपी का चेंज आपके पास किसके, दो चीजों के बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब होगा डिक्रीज इन जीपी बराबर होगा इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब होगा आपने जीपी में से माइनस करना होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ऐसे करना था। तो जीपी निकाली थी 0.8, काइनेटिक निकाली थी 0.64, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0.16 जूल आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? देखिए जब ये इस पॉइंट पर होगा तो इसके अंदर मैक्सिमम होगी जीपी, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी जीपी कम हो रही होगी, तो आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, अगर जीपी में कम हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। अब यहाँ पे दो एनर्जी इन्वॉल्व है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट एट टॉप इज इक्वल टू एनर्जी एट बॉटम। ये जो पार्ट था एक मार्क का, ए यस यस ये पार्ट, तो इसका मतलब होगा एनर्जी एट टॉप बराबर होगी एनर्जी एट बॉटम पे। तो टॉप पे जो एनर्जी है वो जीपी थी, और जब बॉटम पे पहुंचता है तो इलास्टिक पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि जीपी का जितना चेंज होगा वो बराबर होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब बनेगा जीपी में चेंज आ रहा था कितने का, 0.8 का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी 0.64, दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.16 जूल, दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद पूछता है स्पीड। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती थी हाफ एम वी स्क्वायर के, तो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है 0.16, 1/2 मास। मास कैसे निकालेंगे, वेट बराबर है mg के, तो वेट था 2.5, मास इज अननोन, ग्रेविटी इज 9.81, तो मास निकालने के लिए 2.5 को डिवाइड कर देंगे 9.81 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय मास जो गिवन था वो था 2.9, 2.5 डिवाइड बाई 9.81 इंटू वी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो स्पीड आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद 1.1, बिल्कुल सही है यार हम, इसलिए आपके पास स्पीड का आंसर आएगा 1.1। तो स्पीड का आंसर आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद अरम तुमने मुझसे कहा था कौन सा सवाल, नवंबर 9, नवंबर 9 की बात कर रहे थे तुम। नवंबर 9 ऊपर होगा मेरे लास्ट, एक सेकंड रुको, जून 16, November 10, दोबारा से मुझे मैसेज करना था, November 7 था November 9 था, और हम दोबारा से मुझे टेक्स्ट करो, नवंबर November 9 का पार्ट 2, सर November 9 कौन सा पार्ट 2, ये November 9 का पेपर है ये सवाल है November 9 का।
November 9 paper 22. This one, this is the question. एक स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 14.4, 14.2। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। एक स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 14.2 जब नो लोड इज अटैच। नवंबर 9 का सवाल है, पेपर 22। नवंबर 9 पेपर 22 का सवाल है। इसकी ओरिजिनल लेंथ है आपके पास जी, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 14.4। जब आप इसके साथ 3.8 न्यूटन का वेट अटैच करते हैं तो उसकी न्यू लेंथ हो जाती है 16.3। अब इसके साथ आप फोर्स भी लगाते हैं तो इसकी न्यू लेंथ हो जाती है आपके पास 17.8। तो जब फोर्स अटैच की थी, 3.8 न्यूटन का लोड अटैच किया था, तो न्यू लेंथ हो गई थी आपके पास 16.3। इसका मतलब होगा यहाँ पे दो एक्सटेंशन होगी। एक एक्सटेंशन तो ये निकालेंगे 16 पॉइंट, जब मैं 16.3 में से 14.2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2.1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आएगी। और एक एक्सटेंशन आ रही होगी ओरिजिनल के हिसाब से 17 माइनस दिस। तो जब मैं 17.8 में से 14.2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगी 3.6। तो 3.6 सेंटीमीटर की एक एक्सटेंशन है। 17 माइनस 17.8 माइनस 14.2 इज 3.6 एंड 16.3 माइनस 14.2 इज 2.1। दो एक्सटेंशन है। पहली एक्सटेंशन जब आ रही है जब लोड अटैच किया था 3.8। दूसरी एक्सटेंशन जब आ रही है जब लोड अटैच किया था 3.8 प्लस एफ। एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है आपके पास, शो दैट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1.8। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फोर्स बराबर थी आपके पास के ई के। फोर्स आपने लगाई 3.8, के इज अननोन, एक्सटेंशन कितनी आई थी 2.1। आंसर सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो के निकल आएगा 3.8 डिवाइडेड बाय 2.1। तो जब मैं 3.8 को सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है, 3.8 को डिवाइड होगा 2.1 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8। तो आंसर आ गया 1.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये प्रूफ करना था 1.8। नेक्स्ट पार्ट, क्या ये बात समझ में आ गई? एफ इज इक्वल टू के ई लगाया आपने। नेक्स्ट पार्ट में पूछता है आपसे ये सवाल है अब, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम लेंथ 16.3 टू 17.8 कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जीपी निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था mgh, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। mg उसने कितना बताया है, mg इज द वेट। तो ऊपर वाले सवाल में वेट गिवन है और हाइट का चेंज आपके पास 17.8 में से, जब 17.8 में से 16.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको mg कितना बता दिया था, mg आपको बता दिया था शायद मेरे लिहाज से ऊपर 3.8, हाँ 3.8 था। तो जब मैं 3.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 अपॉन 100 से, क्योंकि आंसर चाहिए जूल्स में और ये था सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब बनेगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100। मैं मुरक्कब अस्सी करूं? ठीक है, मैं मुरक्कब अस्सी वो मुरक्कब होता है जो सिफत अरे और कौन सी मौसूफ दो से क्लासेस ले रहे हो एक साथ, मिलकर। कौन है ये? क्लास तुम्हारा भाई कौन था? तो इसका मतलब बनेगा आपके पास क्या, एक सेकंड,
सर 3.8 प्लस एफ नहीं होगा, नहीं, उसने पूछा क्या है, देखो इस सवाल के अंदर 3.8 में एफ ऐड नहीं होगा, उसकी लॉजिक क्या है, उसने बोला है वेट, वेट निकलता था आपके पास, उसने ये नहीं कहा था कि इसके साथ एक और वेट अटैच किया है, सवाल पढ़ो गौर से, उसने कहा था व्हेन 3.8 न्यूटन लोड इज अप्लाइड सो एक्सटेंशन बिकम 16.3 एंड एडिशनल फोर्स, ये आपके हाथ की फोर्स है, एडिशनल फोर्स का मतलब वेट नहीं है, एडिशनल फोर्स का मतलब होगा आपने इसको हाथ से और पुल डाउन किया, पहले आपने ओरिजिनल लेंथ थी 14.2, जब आपने 3.8 न्यूटन की वेट अटैच किया लोड तो उसकी लेंथ हो गई 16.3, फिर आपने हैंड की फोर्स अप्लाई की है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, अब वो वेट, वो एक्चुअल में वो तो पता ही नहीं है, वो तो अगले पार्ट में निकालना होगा, जिसको मतलब आपने हाथ से और फोर्स लगा के इसको नीचे लेके गए आप, तो फिर इसकी एक्सटेंशन हो जाती है 17.8। ये कॉन्सेप्ट था, तो याद रखें यहाँ पे जो वेट की बात करेगा जीपी, जीपी का मतलब होता था एमजीएच, एमजी का मतलब होता था वो वेट जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है, वो वेट तो 3.8 है खाली, और बाकी आपके हाथ की फोर्स थी जिसकी वजह से और लेके जा रहे थे, तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 0.57। अगला पार्ट, शो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0.077। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब आपके पास एक्सटेंशन कहां से कहां तक हो, ये देखिए ये पार्ट किसके लिंक है, 16.3 से 17.8 तक, तो आपने करना क्या होगा इस सवाल में, आपको लगाना पड़ेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, मगर यहाँ पे आपके पास लगेगा हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सटेंशन होनी है ना, एक्चुअली में हो क्या रहा था, पहले लेंथ थी 14 पॉइंट, फिर आपने ये एक्सटेंशन आई और फिर ये एक्सटेंशन आई, तो इसका मतलब होगा आपके पास एक दफा जो x2 होगा वो बराबर किसके होगा, वो जो मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया है, ये देखें एक्सटेंशन यहाँ पे दो हो रही हैं, एक 3.8 से और एक 3.8 प्लस एफ से, तो इसका मतलब बनेगा एक x2 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 3.6 और x1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी x1 की, क्योंकि उसने कहा था 16.3 से 17.8 तक, तो इसका मतलब बनेगा जब आप एक दफा यहाँ पे एक्सटेंशन एनर्जी निकालेंगे दैट इज E2 और ये बनेगी E1, तो जब मैं E2 में से E1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये एनर्जी निकल रही होगी, ये वो एनर्जी होगी जो 17.8 से 16.3 के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपने कितना निकाल लिया था, 1.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अब आपके पास लास्ट पार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो एक दफा 3.6 cm लेना होगा, एक दफा 2.1 cm लेना होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, देखो ऊपर लिखा हुआ है 3.6 से 17.8 तक, तो इसका मतलब बनेगा पहले आपको 3.6 पे भी तो एनर्जी निकालनी होगी और फिर 17.8 पे एनर्जी निकालनी होगी, और जब इन दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही तो आपके पास E2 माइनस E1 के बराबर होगी, तो 16.3 पे एनर्जी कितनी होगी, 16.3 माइनस 14.2, तो आपके पास एक्सटेंशन तो यहाँ से आएगी ना, और 17.8 पे जो एक्सटेंशन आ रही होगी वो माइनस करेंगे 14.2 से, तो ये x2 आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट है। उसने एनर्जी पूछी थी 16.3 से 17.8 तक, तो पहले एनर्जी निकालोगे 16.3 पे, फिर एनर्जी निकालोगे 17.8 पे, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको दो डिफरेंट एनर्जीज निकालनी होंगी। तो आप एक काम करो, इस वाले पार्ट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, तो हाफ के कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपके पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, अब आप लोगे हाफ के था 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या ये बात समझ में आई, 1.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर था, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू x2 था 3.6 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 2.1 अपॉन 100 का स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट डालोगे,
इसी तरह इस पूरे पे ब्रैकेट डालोगे। अब सॉल्व करो। हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, हाफ के कॉमन ले लिया, न्यूटन्स पर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा हाफ। 1 इंटू 100 मतलब बन जाएगा आपके पास 180। उसके बाद 3.6 अपॉन 100 का स्क्वायर करो माइनस, तो फिर आपका आंसर आएगा। देखते क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा, करो सॉल्व जरा। इसका मतलब बनेगा, अगर मैं पूरा करूं तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट ऑन। उसके बाद ये दबाता हूं मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट, और यहाँ लिखूंगा 100 को डिवाइड करेंगे अगर 3.6 डिवाइड बाय 100 तो बन जाएगा 0.036 का स्क्वायर। अच्छा नीचे जा चुका हूँ मैं, इधर 1 लिख देता हूँ मैं, कुछ नहीं लिख सकते तो इधर 1 लिख देते हैं। फिर आगे जाता हूँ मैं, स्पेस माइनस, सारा गलत हो गया, तो इसका मतलब बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन 0.036 स्क्वायर माइनस 0.021 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर जो आपके पास आ रहा है 0.0769, तो 0.077 0.077, तो फिर आपका आंसर आएगा 0.077 जूल्स, ये आपका आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगले पार्ट में आपसे पूछता है डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। वर्क डन बाय द फोर्स एफ से कितना आंसर आ रहा है? इसका मतलब बनेगा आपके पास ये जो एनर्जी आई थी 0.077, ये तो वो एनर्जी थी जो आपके पास W प्लस एफ के साथ थी, और 0.057 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर जाएगा 0.02। बिल्कुल सही है, दोनों एनर्जी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एनर्जी निकल रही होगी जो फोर्स एफ की वजह से हो रही थी। तो जब मैं 0.077 का मतलब होगा इसके अंदर 2.5 प्लस एफ शामिल है। मैं ऐसे जब माइनस करूंगा 0.057 तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 न्यूटन की फोर्स शामिल थी। 2.5 थी 3.8 थी, एक सेकंड मैं चेक कर लूं, पर 3.8 है। इसका मतलब बनेगा 0.007 में 3.8 प्लस एफ है, और 0.057 में सिर्फ 0.3.8 थी। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.02 ऐसे करना था वर्क डन। अब इसी में एक चीज और, अगर पूछता कैलकुलेट एफ, सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है। अब मैं सवाल आपसे और पूछता हूँ, कैलकुलेट फोर्स। ये तो आपने वर्क डन निकाल लिया ना, फोर्स कैसे निकालोगे? टू 2.68 कैसे निकाले क्लास? सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना, तो हाँ तो मैंने F प्लस 3.8 इक्वल्स टू के ई के 1.8 लिया, और एक्सटेंशन मैंने वो लास्ट ये वाली 1.8 तो 3.6। न्यूटन पर सेंटीमीटर में था। हाँ तो वो, हाँ फिर मीटर में कर ले, फिर थोड़ा आंसर आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा वैसा आगे पीछे हो जाएगा। याद रखिए आपको वर्क डन पता था, वर्क डन बराबर होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस के।
तो वर्क डन की वैल्यू तो 0.02 थी, फोर्स अननोन थी, डिस्टेंस कवर किया था। जब फोर्स एफ लग रही थी तो कितना डिस्टेंस मजीद कवर हो रहा है, ये देखो ग्राफ पे जाओ वापस, ये देखें, अगर आप इन दो को सब्ट्रैक्ट कर दें, 17.8 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कितना, 16.3, तो ये बनेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये वो वर्क डन था, ये वो डिस्टेंस कवर हो रहा था जो फोर्स एफ लगाने से लग रहा था। तो जब मैं आपके पास 17.8 में से 16.3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो डिस्टेंस आ रहा होगा, ये डिस्टेंस कवर हो रहा होगा किसकी मदद से, फोर्स एफ की मदद से। तो अगर आपने वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन आपके पास आ चुका था जो फोर्स एफ की मदद से हो रहा था। इसका मतलब बनेगा 0.02 बराबर होगा फोर्स इज अननोन और डिस्टेंस आ गया 1.5 अपॉन 100। इसका मतलब बनेगा जब 0.02 मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिवाइड होगा 1.5 से, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब बनेगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर आएगा 1.33। तो फोर्स की वैल्यू होगी 1.33 न्यूटन। ये बात किस किस को समझ में आई, ये बात समझ में आई? तो अगर एग्जामिनर पूछता कि फोर्स निकालो, तो फिर आप इस वर्क डन को इक्वेट कर देते एफ इंटू डी से, डिस्टेंस एक्चुअली में वो लेते जो फोर्स एफ की मदद से कवर हो रहा है, वो डिस्टेंस था दोनों एक्सटेंशन का सब्ट्रैक्शन, 17.8 माइनस 16.3 विच इज इक्वल टू 1.5, और फोर्स निकल आती। सर इसके पास पेपर कब देंगे आप? बस मेरे लिहाज से इस वीक में मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। और ये सर एक वो अच्छा सवाल में है। प्रेशर डेंसिटी होगा? किसके अंदर? प्रेशर डेंसिटी का अपना सवाल आते ही नहीं, वो मिक्स होके आते हैं बेटा, अलग से नहीं आते सवाल, वो इन्हीं अच्छा, टॉपिक मिक्स होके आते हैं। हाँ, उसके उसका सवाल अलग है से नहीं नहीं होता। असल में पिछली वाली बुक में। नहीं है ना, वो मिक्स ही होके आते हैं किस टॉपिक में। ये सवाल अच्छा है, कराता हूँ वो सवाल भी। ये सवाल गिवन है आपके पास, इसका रेफरेंस क्या बता देता हूँ मैं, वरना मैं इसकी वो तो मैं अभी भेज देता हूँ, मैं आज की क्लास के बाद ही इसकी मैं आपके पास पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ, ताकि प्रैक्टिस के लिए। भेजी तो थी मैंने शायद इसकी पीडीएफ, नहीं भेजी थी, हार्ड कॉपी नहीं होगी मगर पीडीएफ तो है शायद। नवंबर 4, नवंबर 4 पेपर 2, ये सवाल है। एक आपके पास मेटल वायर है, अनस्ट्रेच है, लेंथ इसकी एल है, एरिया ए है, फोर्स एफ लगती है, एक्सटेंशन होती है इसके अंदर डेल्टा एल, और ये ओबे करते हैं हुक्स लॉ को। तो एग्जामिनर पूछते हैं पहले पार्ट में स्ट्रेस के लिए आंसर बताएं। स्ट्रेस के लिए क्या आंसर होगा उमर? स्ट्रेस का आंसर उमर बताएगा, स्ट्रेन का आंसर बताएंगे सलमान साहब। फोर्स अपॉन एरिया, अरे आपका नाम उमर थोड़ी है। फोर्स अपॉन एरिया बिल्कुल सही है। सलमान साहब आप बताएं। टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन एक ही चीज के दो नाम है। ऊपर जो चीजें दी हुई है उनको इस्तेमाल करना है, एफ को इस्तेमाल करना है, ए को इस्तेमाल करना है, एफ को इस्तेमाल करना है, और डेल्टा एल को इस्तेमाल करना है। इन चार वेरिएबल को यूज करते हुए आंसर बताना है। टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर होगी बताओ? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, मगर एक्सटेंशन इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि यहाँ पे ई गिवन ही नहीं है। स्ट्रेन का फॉर्मूला था सलमान साहब डेल्टा एल अपॉन एल, और अब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपके पास आफिया साहिबा, आप बताएंगी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा इन चार वेरिएबल के फॉर्म में? जी आफिया, क्या फॉर्मूला बताया था यंग मॉडुलस का? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मारिया, साद, इसका मतलब बनेगा स्ट्रेस अपॉन एफ एल अपॉन ए डेल्टा। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास
स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल अपॉन एल, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस अपॉन डिवाइड कर दिया डेल्टा एल अपॉन एल। तो मैथ्स में आपने पढ़ा था जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास इसको इंटरचेंज कर देंगे तो एल अपॉन डेल्टा एल। तो फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। दिस इज द फुल एंड फाइनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब एक आपके पास रॉड है, इस रॉड का लेंथ गिवन है 0.62 मीटर, इसको मतलब होगा लेंथ ऑफ रॉड इज 0.62 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 7.9 टाइम 10⁻⁻⁷मीटर स्क्वायर। और इसका टेम्परेचर जो था वो था टेम्परेचर इनिशियल 650 केल्विन। अब आप इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं और इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 300 केल्विन। तो इसका मतलब का चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 650 माइनस 300, तो टेम्परेचर कम हो गया, हो जाएगा 350 केल्विन का चेंज आ गया, डिक्रीज हुआ है, तब ये कूल हो रही थी। अब बोलते हैं व्हेन द when it is allowed to contact freely 1 meter length of wire decrease the length of 0.012 millimeter। अगर 1 मीटर का वायर होता है उसको ठंडा करते हैं हम तो 0.012 मिलीमीटर का चेंज आता। तो आपसे पूछता है शो करके बताओ, शो दैट द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस वायर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ 650 टू 300 इज 2.6 मिलीमीटर। तो आपने बताना इसमें जो कॉन्टैक्ट का चेंज आ रहा होगा 2.66 मिलीमीटर आ रहा होगा। बंद कर चुका हूं मैं, बंद ही है। इसको मतलब बनेगा, अब आपने पार्ट सॉल्व करना है, आपने प्रूफ करना है एक्सटेंशन होगी, शो करना था 2.6। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन बोथ आर सेम। कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो आपके पास ओरिजिनल लेंथ से कम हो जाएगी, एक्सटेंशन में बढ़ जाएगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का भी नाम हो सकता है, एक्सपेंशन का भी नाम हो सकता है। कितने मिनट दूं, 2 मिनट दूं सवाल को करने के लिए? ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई स्क्रीन के ऊपर और आप बोलते हो थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं मैं। ठीक है।
जी हुआ, ये करवा दूं? एक सेकेंड। अब देखिए, जिनसे नहीं हुआ वो देख लें किस तरह से होगा। इसमें दो, एक्चुअल में यहाँ पे यूनिटरी मेथड 2 दफा लगेगा। कितनी दफा लगेगा? 2 दफा लगेगा। जून 17 कराता हूँ। पहले ये कंप्लीट कर दूं। देखें, आपके पास यूनिटरी मेथड 2 दफा लगेगा। 2 दफा का कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर का चेंज कितना होता है? अगर 1 केल्विन होता, ये देखें 1 मीटर का लेंथ होती, तो चेंज आता है 0.1। अगर आपके पास 1 केल्विन का चेंज करते हैं, इसका मतलब बनेगा आपके पास 1 केल्विन पे चेंज आ रहा है 0.012 मिलीमीटर का। तो आपके पास जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा था वो कितना आ रहा था? 650 माइनस 300, तो 350 केल्विन पे टेम्परेचर का चेंज आएगा x। इसका मतलब होगा x की वैल्यू हो जाएगी 0.012 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 350। तो जब मैं 0.012 को मल्टीप्लाई करूंगा 350 से, तो आपके पास ये आ गया 4.2 मिलीमीटर। 4.2 मिलीमीटर का चेंज आ गया। मगर ये तो पहला चेंज आया है। आपका वायर कितना था? तो इसका मतलब हो गया 1 मीटर के वायर में चेंज आएगा 4.2 का। तो आपके पास जो वायर था वो वायर था कितना आपके पास? 0.2। वायर की लेंथ कितनी बताई हुई आपके पास? 0.62। तो 0.62 पे चेंज आ रहा होगा एक्स का। क्या ये बात समझ में आई? 2 दफा यूनिटरी मेथड लगाया आपने। पहले आपने 1 केल्विन के ऊपर 0.012 मिलीमीटर का था, तो 350 के ऊपर एक्स का। तो इसका मतलब हो गया, अगर वायर की लेंथ 1 मीटर होती, तो फिर आपके पास 1 केल्विन पे 0.012 मिलीमीटर का था, तो 350 केल्विन पे आएगा चेंज 4.2 मिलीमीटर। मगर आपका क्या वायर 1 मीटर का है, तो 1 मीटर पे चेंज आ गया 4.2 मिलीमीटर। तो 0.62 मीटर पे चेंज आएगा एक्स। तो अब एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 0.62 मल्टीप्लाई बाय 4.2। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आंसर आता है। तो पॉइंट, 1 मिनट। चल रही है यार, तुम लोग जाओ ना यार, तो मेरी मुझे आके। जी स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी लास्ट से। न्यू शेयर स्क्रीन। तो इसका मतलब आएगा, जब 0.62 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.62 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 2.6। तो 2.6 मिलीमीटर ऐसे प्रूव होगा। अगला पार्ट,
अगले पार्ट में बोलता है आपके पास अगले पार्ट में बोलता है द यंग मॉडल्स ऑफ द स्टील इज 2.0 टाइम्स 10 टू द पावर 11 pascal. Calculate the tension in the wire at Kelvin 300 assuming that it's obey Hooke's law. यंग मॉडुलस निकालना था, तो यंग मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। तो यंग मॉडुलस बराबर है फोर्स लेंथ अपॉन एरिया टाइम्स डेल्टा एल के। तो यंग मॉडुलस गिवन है 2.0 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया डालेंगे, एक्सटेंशन निकालिए 2.6 मिलीमीटर, तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एल। एल कितनी गिवन थी, 0.62। एरिया मुझे याद नहीं है, एरिया मैं लिखा था, एरिया कितना था ऊपर, 7.9 टाइम्स 10 टू द पावर 11, 7.9 टाइम्स 10 टू द पावर -7, 7.9। तो यहाँ पे एरिया डाल देंगे 7.9 टाइम 10 टू द पावर -7। करो सॉल्व, देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो 2.0 टाइम्स 10 पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 7.9 टाइम 10 पावर -7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2.6 अपॉन 100,000 क्योंकि मिलीमीटर में था, डिवाइड बाय 0.62, तो टेंशन आ जाएगी। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 7.9 टाइम्स 10 टू द पावर -7 से, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, आपके पास मल्टीप्लाई होगा 2.6 से, 2.6 से, फिर ये डिवाइड होगा किससे, 1000 से। तो अब आपके पास ये आंसर आया और फिर इस पूरे आंसर को डिवाइड कर देंगे आप 0.62 से। तो 0.62 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा फुल एंड फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 662। 662 इज द आंसर, 662 न्यूटन। अब इसमें एक चीज पूछ रहा है एग्जामिनर अगले पार्ट में, 662 बिल्कुल सही है। द यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज 250 मेगा पैस्कल। यूटीएस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे आपने नाम सुना होगा नर्वस ब्रेकडाउन का, एक्चुअल में आपके पास कोई भी मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं यूटीएस। यूटीएस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, यूटीएस का मतलब होता था मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इज ऑब्जेक्ट अबाउट टू ब्रेक। एक इतना स्ट्रेस जहां तक कोई, जितना स्ट्रेस कोई ऑब्जेक्ट बेयर कर सकता है उस स्ट्रेस को बोलते थे यूटी। जैसे अब यूटीएस को क्रॉस करोगे, मैक्सिमम स्ट्रेस इज कॉल्ड यूटीएस। जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो एक्चुअल में आपकी जो वेन्स होती हैं उसमें स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर, कि स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाती, वेन्स क्लैप्स कर जाती हैं। तो जहां पे वेन्स क्लैप्स हो रही होती हैं उससे 1 पैस्कल कम जो होगा यूटीएस होगा। यूटीएस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। आपको यूटीएस की वैल्यू कितनी बताई है, 250 मेगा पैस्कल। आपसे पूछ रहा है कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है इसको यूज करते हुए बताओ, अगर यूटीएस 250 मेगा पैस्कल हो तो आपने जो आंसर कैलकुलेट किया फोर्स का, टेंशन का, क्या इतनी फोर्स लगाने के बाद वायर टूट जाएगा या साबुत रहेगा। तो आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है, यूटीएस ही स्ट्रेस का दूसरा नाम है। यूटीएस इज द नेम ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते थे, इसको बोलते थे मैक्सिमम स्ट्रेस को। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यूटीएस आपको बताया उसने 250 मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6, फोर्स निकाली 662। तो एक काम करो, यूटीएस तो आपको गिवन है, यूटीएस आपको गिवन है, अब आपने करना क्या होगा, आपने स्ट्रेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपने, स्ट्रेस। आप स्ट्रेस निकालो। स्ट्रेस कैसे निकालते थे हम, स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स निकाली 662, एरिया गिवन था 7.9 टाइम 10 टू दी पावर -7। इसको सॉल्व करो, दिखाओ स्ट्रेस कितना आ रहा है। अगर वो स्ट्रेस ग्रेटर होगा यूटीएस से तो वायर विल ब्रेक, और अगर आपके पास वो स्ट्रेस
लेसर होता यूटीएस से, तो वाइल विल नॉट ब्रेक। क्या ये बात समझ में आई? यूटीएस, मुझे फोर्स पता थी, मुझे एरिया पता था, मैंने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो मेरा स्ट्रेस आ गया, ग्रेटर है। तो इसका मतलब होगा जब मैं 662 को डिवाइड करूंगा 7.9 टाइम्स 10⁻⁻⁷ से, तो आंसर आएगा आपके पास 838 मेगा पैस्कल। तो 838 मेगा पैस्कल, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ये आपके पास क्या आ गई? स्ट्रेस आ गया। और आपको कितना गिवन था? 250 मेगा पैस्कल था यूटीएस। इसका मतलब होगा आपका स्ट्रेस जो है वो यूटीएस से ज्यादा आ गया, तो वाइल विल ब्रेक। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस यूटीएस को इस्तेमाल करते हुए तुम क्या निकालते? फोर्स निकालते। तो वो फोर्स जो होगी 662 से कम आ रही होगी, चेक कर लो। 250 मेगा, मेगा का मतलब 10⁻⁶, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कांस्टेंट है 7.9 टाइम्स 10⁻⁻⁷। तो इसका मतलब होता अगर तुम 250 टाइम्स 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर देते 7.9 टाइम्स 10⁻⁻⁷ से, तो तुम्हारा आंसर आता 195। तो 197.5 न्यूटन की फोर्स पे यूटीएस मिल जाएगा। और आपने कितनी फोर्स लगा दी है? 662, तो वाइल तो ब्रेक हो ही जाना था। बिल्कुल ये लॉजिक है जी। उमर, अब आप कौन सा बोल रहे थे? November 17। ये मैंने बहुत तेजी से खत्म कर दिया है, समझ में आ गया ये वापस स्क्रीन दिखाऊं? जी उमर साहब, हो गया है। और तो आप लोगों को मैंने करा दिए थे। और किसी की क्यूरी तो पूछ लें। और कौन सी क्यूरी थी? अब अगला टॉपिक स्टार्ट करूं? 2007, 2007, एक सेकंड रुको। और हमने सवाल पूछा 2007 का, ये नवंबर 2007 है, ये क्वेश्चन है। ठीक, चलेंगे आखिरी सवाल करते हैं बस। एक आपके पास सेकंड सिलेंडर, एक सेकंड, सवाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से सवाल स्टार्ट है। ब्रेकिंग पॉइंट आपको बताया था जहाँ पे आके ऑब्जेक्ट टूट जाता है। ये एक आपके पास सिंपल रॉड है, राइट? अच्छा, ये टॉपिक अब खत्म हो गया। डक्टाइल ब्रिटल पॉलीमर, याद रखें ऑल मेटल्स आर कॉल्ड डक्टाइल, जिनको हम रीशेप कर सकते हैं। सवाल में उसने बोला अ सैंपल ऑफ मेटल ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड लेंथ। तो याद रखें स्टेट वेदर द मटेरियल, जो चीज भी आपके पास रीशेप हो सके, जिसकी आपके पास रीशेप कर सके, उसको बोलते थे डक्टाइल। क्या बोलते थे आप उसको? डक्टाइल कहते थे। तो जितनी भी रॉड्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, दे आर कॉल्ड डक्टाइल। वैसे टॉपिक खत्म हो गया है डक्टाइल वाला। एग्जाम्पल डिटरमाइन द यंग मॉडुलस। आपको स्ट्रेस गिवन है, आपको स्ट्रेन गिवन है, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करना है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालो और उसको रेसिप्रोकेट कर दो। ग्राफ का क्या निकालो? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होगा उसको जब तुम रेसिप्रोकेट करोगे तुम्हारा यंग मॉडुलस आ जाएगा। कितना आया था यंग मॉडुलस? आराम बताओ, वरना देख लो ग्राफ से, ब्रेकिंग पॉइंट से पहले कोई सा भी पॉइंट ले लो। इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे।
तो अगर मैं देखता हूँ 5, तो 5 पे कितना बन रहा है, या 1 पे देख लो, 0.1 पे ज़्यादा सही है, तो 0.1 पे या 5 पे, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, जिस पे चाहे चेक कर लो। इसका ग्रेडियंट निकालना है मुझे। तो अगर मैं 5 पे देखता हूँ, तो 5 से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, तो मैं अगर 5 से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ जाके मैच होगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास कितने डिवीजन है, 20 है मिला से। हाँ, तो ये बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीचे, तो 13 आ गया। नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करना मुश्किल है, 0.01 से चेक करते हैं। 0.01 जो है जाके मैच हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ से पॉइंट नीचे लेके जाता हूँ मैं, तो ये पॉइंट बन रहा है। अब ये कितना बनेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, डबल होगा ये, तो मतलब होगा ये 6 होगा, ये हो जाएगा डबल है, तो 4 बॉक्स बराबर है 1 के, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 7, 7.5 बन रहा है मेरे लास्ट से अप्रोक्सीमेट। स्ट्रेस 7.5 है, और उस पर था 0.01, इसका मतलब बनेगा, मैं फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो था वो था 7.5 टाइम्स 10⁸ डिवाइड बाय 0.01, इसकी पावर तो कुछ नहीं है, 0.01 नहीं, 0.01 ही है, तो इसका मतलब बनेगा 7.5 टाइम्स 10⁸ को डिवाइड कर देंगे 0.01 से, तो 7.5 टाइम्स 10⁸ डिवाइडेड बाय 0.01, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.5 टाइम्स 10⁻10 पैस्कल। ये आपका आ गया यंग मॉड्यूलस। बाकी की मैं चेक करना, 7.5 टाइम 10⁻10। अब एग्जामिनर आपसे बोलता है जी, एक आपके पास रॉड है, एक सिलेंडर नुमा रॉड है, इस पे फोर्स लगाते हैं 1.9 टाइम 10⁻3 न्यूटन्स की, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 3.2 टाइम्स 10⁻6। By reference of figure 4.1, calculate the maximum area of the cross section of the bubble so touch that rod does not break। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो रॉड जो होगी वो आपके पास थिन होने लगेगी, तो इस रॉड को इतना थिन करना है कि जब आप इस बबल को टच करें तो रॉड फट, एरिया बताना है वो। तो आप क्या करोगे, आपको स्ट्रेस पता था, आपको यंग मॉडुलस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस द रॉड हैज द एरिया, रॉड के एरिया गिवन है 3.2 टाइम्स 10⁻⁻6, स्ट्रेस पता है, फोर्स पता है, बाई फिगर रेफरेंस 4.1 को इस्तेमाल करना है। 4.1 की जो डायग्राम है उसमें स्ट्रेस, अब देखें जहां पे वायर जाके ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है, ये देखें, ब्रेकिंग पॉइंट पे स्ट्रेस ये आ रहा है, तो ये 5 था अगर, तो ये बनेगा आपके पास 9.5 टाइम्स 10⁸8। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्रेक हो रहा था। तो आपको फोर्स पता है, आपको स्ट्रेस पता है, इसका मतलब बनेगा स्ट्रेस आपने ग्राफ से देखी,
स्ट्रेस बराबर है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया के। स्ट्रेस आ रही थी 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8, फोर्स गिवन है 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया। एरिया निकाल लो आराम, यहाँ से एरिया निकालो और उस एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगी तो तुम्हारे पास वो एरिया आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है। जी, ये बात समझ में आई। ग्राफ को देखते हुए मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8, फोर्स गिवन थी आपको, तो आपने 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया। तो जो एरिया की वैल्यू आएगी, वो एरिया की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है आपके पास, 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8। तो आपके पास जो एरिया की वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आपके पास आई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। एरिया निकाल दिया आपने 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज द एरिया। ये एरिया आ रहा था, इसका मतलब होगा आपको जो एरिया गिवन था वो गिवन था 3.2 टाइम्स 10 टू द पावर -6। तो जब मैं 3.2 टाइम्स 10 टू द -6 में से 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कर दूंगा तो 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। मार्किंग में क्या था, नवंबर 7 था ना, एक सेकंड, नवंबर 7 चेक कर लो मैं इसके मार्किंग की। नवंबर नवंबर 7, ये आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई आपको? आपने क्या किया, मैक्सिमम स्ट्रेस को एरिया से, मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एरिया निकाल लिया। तो ये वो एरिया होगा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और जो एरिया गिवन था उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वो एरिया निकल आएगा जिसके ऊपर टच नहीं करेगा ये। ठीक, चलें बस अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। ओके जी, खुदा हाफिज। कोई बात पूछते तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है? ओके, ये आगे कंटिन्यू करूँ अभी? मुझे अपनी क्यूरीज व्हाट्सअप कर देना। वेडनेसडे को सुबह में होगी क्लास 8 से 9। ख्याल रखिएगा, उठ जाइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज।